हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बरसैया क्लास। और आज मैं शुरू करने वाला हूँ क्लास 10th का इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की देखिए आपके सामने मैंने सब कुछ पहले से ही लिख के रखा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब होता क्या है? बेसिकली इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी बाय विच वी एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब ये है कि जब हम चार्जेस की वजह से, बेसिकली चार्जेस होते क्या हैं? चार्जेस एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके द्वारा हम क्या फील करते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स को फील करते हैं। आपने बहुत सारे टाइप के फोर्सेस पढ़े होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा होगा आपने, ठीक है, और आपने मैकेनिकल फोर्सेस पढ़े होंगे, बट ये जो फोर्स है ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर आपके जो चार्जेस हैं बेसिकली वो क्या करने वाले, एक फोर्स प्रोड्यूस करने वाले न्यू टाइप का, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। अब बात तो वही आ जाती है कि बेसिकली चार्ज आए कहाँ से, या चार्ज इसका एग्जाम्पल क्या है? बेसिकली पहले तो आप ये समझ लीजिए। तो एग्जाम्पल क्या है? ब्रिंग ए प्लास्टिक रॉड रब्ड विथ वूल नियर द चार्ज्ड ग्लास रॉड। क्या हो रहा है कि हमने एक प्लास्टिक की रॉड ली है, हमने पहले उसको वूल से रब किया है। वूल बेसिकली आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है। तो वूल से हमने जब रब किया एक प्लास्टिक रॉड को, ठीक है, और जब हम उसको किसके पास ले गए, एक ग्लास रॉड के पास लेकर चले गए, तो हुआ क्या कि दोनों ने एक दूसरे को क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। अब ये हुआ क्यों? क्योंकि बेसिकली जब अपन लोगों ने वूल को रब किया था, वूल के ऊपर जब अपने प्लास्टिक रॉड को रब किया था, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हुआ वहाँ पर। प्लास्टिक रॉड के या वूल के किसी के भी मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होने की वजह से क्या हो गया, वहाँ पर चार्ज डेवलप हो गया। उस चार्ज के डेवलप होने की वजह से क्या हुआ, जब हम उसको ग्लास रॉड जो कि अनचार्ज थी, जब उसके पास हम लेकर गए, तो बेसिकली अभी जो प्लास्टिक रॉड है उसने क्या कर लिया, ग्लास रॉड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। क्यों अट्रैक्ट कर लिया? क्योंकि वो चार्ज बॉडी थी। अभी एक चार्ज बॉडी जब दूसरी अनचार्ज बॉडी के पास जाती है तो उस अनचार्ज बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, ठीक है। ये उसकी सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है। आपको पता है कि कोई मैग्नेट होता है, मैग्नेट के पास हम कोई ऐसी चीज़ लेकर आते हैं जो आपकी मैग्नेटिक नेचर की नहीं होती, लेकिन फिर भी वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। ऐसे में आयरन नेल कोई मैग्नेट के पास लेकर आएंगे तो जो मैग्नेट है वो आयरन नेल को अट्रैक्ट कर लेगा। क्यों अट्रैक्ट कर लेगा? क्योंकि मैग्नेट के पास तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, और वो अपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड में जैसे ही कोई हम ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे जो आयरन का या निकल का या ऐसी किसी चीज़ का जो मतलब मेटल से बना हुआ होगा जिसे वो अट्रैक्ट कर सकता है, उसे वो अट्रैक्ट कर लेगा। अच्छा, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हुआ कि जो एक रॉड थी, बेसिकली कौन सी रॉड थी, प्लास्टिक रॉड, उसने क्या किया, उसके अंदर चार्ज डेवलप हुआ। चार्ज डेवलप होने की वजह से क्या हुआ, उसने ग्लास रॉड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। चलिए, ये तो बात हो गई इस चीज़ की। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस। आप सभी को पता है कि टाइप्स ऑफ चार्ज कितने टाइप के, बेसिकली दो टाइप के चार्ज आप सबने शुरू से ही पढ़े होंगे, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज डेवलप कब होता है? जब आपके इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, जब कोई बॉडी अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल देती है तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। नेगेटिव चार्ज कब डेवलप होता है? जब आप गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ये आपने केमिस्ट्री में देखा होगा कि जब सोडियम अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकालता है तो उसके बाद पॉजिटिव चार्ज आता है, या क्लोरीन जब अपने अंदर एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके अंदर एक नेगेटिव चार्ज आता है। बेसिकली ये मैं आपको अभी एग्जांपल के थ्रू समझा दूंगा। बात करते हैं एसआई यूनिट की। तो कूलाम जो होती है वो इसकी एसआई यूनिट होती है, कूलाम, सी से डिनोट करते हैं इसको। अगर हम बात करें प्रॉपर्टी की, तो उसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सभी बच्चे जानते होंगे, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है कि दो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जब उनको पास में लेकर के आएंगे तो क्या होगा, वो एक दूसरे को रिपेल कर देंगी। बट जब हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज बॉडी को दूसरे के पास लेकर आएंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगी। बट वहीं अगर हम एक नेगेटिव चार्ज बॉडी दूसरी नेगेटिव चार्ज बॉडी को लेकर आएंगे तो वो फिर से रिपेल करेंगे। क्यों रिपेल करेंगे? क्योंकि ये दोनों लाइक हैं, ये भी लाइक हैं, सॉरी ये अनलाइक हैं, ये दोनों लाइक हैं और ये दोनों लाइक हैं। इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है, रिपल्शन होता है या अट्रैक्शन। इससे एक बात और पता चलेगी कि जो फोर्सेस बेसिकली देखने को मिलती है दो चार्जेस की, वो किस किस टाइप की हो सकती है, अट्रैक्शन फोर्स हो सकती है और रिपल्शन फोर्स हो सकती है, ठीक है। ये हो गया इसके बारे में। अभी हमने डिस्कस कर लिया है कि चार्ज क्या है, बेसिक बातें डिस्कस कर ली। देखिए, अभी तक अपन लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि चार्ज क्या होता है, ठीक है। चार्ज के बारे में कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली, पॉजिटिव चार्ज के मतलब टाइप्स डिस्कस कर लिए बेसिकली उनके, और उनकी हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि उनकी यूनिट्स क्या होती हैं, ठीक है। ये सभी बातें हो चुकी हैं। बट हमें ये बात करना है कि पॉजिटिव चार्ज बनता कैसे और ये नेगेटिव चार्ज कैसे बनता है, ठीक है। बच्चों के मन में एक मिथ होती है कि भैया पॉजिटिव चार्ज तब बनता है जब प्रोटॉन गेन करता है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज तब बनता है जब एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, वो लूज़ कर देता है। बट ऐसा है एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं। होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है अगर वो लूज़ कर दे कोई बॉडी, ठीक है, तो उसके ऊपर कौन सा जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि सोडियम है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, उसने एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, लूज़ कर दिया इलेक्ट्रॉन, तो Na+ बन गया, ठीक है।
वहीं क्लोरीन है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, 7 इलेक्ट्रॉन थे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर बढ़ गया और इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज भी आ गया। तो इलेक्ट्रॉन के गेन और लूज पर डिपेंड करता है, वही मैंने पहले लिखा भी था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो कब आता है, जब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, और नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। ये बात तो समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब हम बात करते हैं भैया कैलकुलेशन ऑफ चार्ज, हम नेट चार्ज कैसे निकालें किसी बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो चलिए मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लेके रखा है कि बॉडी है जिसने 10 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब मुझे इसका क्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए क्यू का एक फॉर्मूला होता है क्यू इक्वल टू एन इंटू ई, ठीक है। इसके थ्रू हम किसी भी बॉडी के ऊपर क्या निकाल सकते हैं, नेट चार्ज निकाल सकते हैं। लेकिन जब भी हमें किसी बॉडी के ऊपर नेट चार्ज निकालना तो पहले हमें तो पता होना चाहिए कि फॉर्मूले में वैल्यूज़ का मतलब क्या है। तो जो एन है वो डिनोट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज या गेन, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी ने लूज किए हैं या गेन किए, ठीक है। अच्छा, और ई का मतलब क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि देखो एक बॉडी है, उसने 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ा, ठीक है, तो उसके बाद उतना ही चार्ज आएगा ना जितना 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होगा। ऑब्वियस सी बात है कि कोई बॉडी जिसने 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो उसके बाद कितना चार्ज आएगा, जितना 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है। 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर जितना चार्ज होगा। 3 इलेक्ट्रॉन छोड़े तो 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि एन वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए या लूज और गेन, जो हमने लूज या गेन किए, और ई क्या होगा, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब बात करें इस बॉडी की, तो इस बॉडी में देखिए क्या है, इस बॉडी ने 10 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है। क्या बोला इसने कि इस बॉडी ने 10 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, उसकी क्यू की वैल्यू चाहिए। तो क्यू की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, देखिए हमने क्या बोला, एन इंटू ई लगा सकते हैं, ठीक है। एन की वैल्यू मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने लूज हुए, 10। ई की वैल्यू क्या है, ई का मतलब क्या है कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना है, 1.6 × 10⁻⁻⁻19। इसको जब हम फर्दर ऑन सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगी वैल्यू कि 10 है, पावर 1 हो जाएगी, तो ये -19 हो, +1 तो ये जाएगा 18 -18, तो 1.6 × 10⁻⁻⁻18 कूलाम। तो ये बेसिकली क्या हो गया, आपका चार्ज हो गया, ठीक है। ये आपका चार्ज आ गया इस बॉडी के ऊपर, इस बॉडी के ऊपर देख रही है ना, बॉडी ने 10 इलेक्ट्रॉन लूज किए, फिर हमने उसका क्या किया, एन की वैल्यू रखी, की वैल्यू रख के सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है। बहुत ईजी आते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर व्हेन 1 कूलम चार्ज इज अप सप्लाइड। यहाँ क्या बोला गया है, यहाँ आपको बेसिकली इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ कि इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, ठीक है। तो अभी तक आपने नोट तो कर ही लिया होगा, चलिए तो आगे समझते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन सभी फॉर्मूलेस को नोट कर लीजिए, जो भी जितनी भी बातें मैं लिख रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट बातें हैं, सभी को आप नोट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अच्छा चलिए देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या लिखा गया, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर व्हेन 1 कूलम चार्ज इज सप्लाइड। देखिए जो क्यू की वैल्यू है, कितना चार्ज सप्लाई हुआ, 1 कूलम। उसने पूछा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफ़र होंगे, तो मतलब हमें एन की वैल्यू चाहिए, ठीक है। और 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैंने अभी हाल ही बताया ई की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। हमें क्या चाहिए, एन। तो एन कैसे निकालोगे आप, सेकंड वाला कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। तो एन कैसे निकालोगे, एन के लिए कुछ भी नहीं, आप बस Q/E लगा दो, जो कि Q = N × E होता है। मैं इसको नीचे ले गया, E को नीचे ले गया तो यहाँ आ गया, ठीक है। अच्छा तो कितना हो जाएगा, 1/1.6 × 10⁻⁻19। अब जब आप इसको फर्दर ऑन सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 6.25 × 10⁻18। ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। और यहाँ लिख दीजिएगा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफ़र होंगे तब आपका 1 कूलम चार्ज बनेगा, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको कि नहीं आ गई, जब इतने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा तभी आपका 1 कूलम चार्ज डेवलप होगा। अच्छा चलिए ये बातें तो होंगी कि भैया चार्ज क्या है, चार्ज निकालते कैसे हैं, ये सभी बातें हो गई हैं, ठीक है अपनी। अच्छा चार्ज किस तरीके से, इसकी यूनिट मतलब क्या होती है, इसकी यूनिट आपको बताइए, कूलम होती है इसकी यूनिट, ठीक है। और पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आता है ये भी समझ आ गया कि पॉजिटिव चार्ज जब मतलब कोई बॉडी जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। अब हमारी सारी बातें इस टॉपिक के ऊपर तो हो गई हैं। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। तो अभी तक देखिए हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में सारी बातें डिस्कस कर ली थी। अब हमें बेसिकली चर्चा करनी थी इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं आई से, बेसिकली मैंने लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है बेसिकली तो उनकी ही ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, एक जो करंट बनती है बेसिकली,
ठीक है, उनकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जो होती है बेसिकली वो करंट की डायरेक्शन होती है। ठीक है, जो बेसिकली करंट जो होता है बेसिकली वही मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन कराने के लिए, जो इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है तो वो क्या है, आपका करंट है। तो करंट बेसिकली क्या है, करंट है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बेसिकली सिंपल से वर्ड्स में लिखा हुआ है कि जो चार्ज का फ्लो हो रहा है कब, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में जब हम चार्ज को फ्लो कराते हैं, एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में जब हम चार्ज को फ्लो कराते हैं तो वहाँ पर क्या जनरेट होता है, बेसिकली करंट जनरेट हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन को जल्दी फेंकते हैं एक तरह से, जब वो मूव करते हैं जल्दी जल्दी अपनी जगह पर, या मतलब इलेक्ट्रॉन का लगातार फ्लो जो होता है बेसिकली वो क्या प्रोड्यूस कराता है, आपका हमेशा करंट को प्रोड्यूस कराता है। ठीक है, तो जो करंट प्रोड्यूस हुई है बेसिकली वो हम कैसे निकाल सकते हैं, फॉर्मूला बेसिकली आपके सामने लिखा हुआ है, I=Q/T इसका फॉर्मूला होता है। Q बेसिकली यहाँ पर चार्ज है और T जो है बेसिकली यहाँ पर टाइम को डिनोट करता है कि SI यूनिट की, तो बेसिकली वो क्या होती है, कूलम पर सेकेंड और एम्पियर। ठीक है, अब एम्पियर क्यों है इसकी यूनिट, बिकॉज जो साइंटिस्ट थे जिसने इसको डिस्कवर किया था उनका नाम बेसिकली, उनकी जो सरनेम है बेसिकली एम्पियर है, इसलिए उनकी ऑनर में इसका नाम एम्पियर रखा गया। आप इसको कूलम पर सेकंड के रूप में भी याद रख सकते हैं और एम्पियर के रूप में याद रख सकते हैं। बेसिकली आप ज़्यादातर इसका यूज ज़्यादा देखेंगे इसलिए आप इसको मेन रूप से याद रखें। ये आपका यूजफुल है बट इतना ज़्यादा नहीं है, बट इसका यूज सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी एक और फॉर्मूले की, तो देखिए क्यू अभी हमने पढ़ा प्रीवियस में कि क्यू क्या होता है, N × E होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज उसका मल्टीपल जो होता है बेसिकली वो आपको टोटल चार्ज देता है। तो बेसिकली हम इसको लिख सकते हैं I=Q/T, तो मैंने Q की जगह लिख दिया N × E/T। ठीक है, तो ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई आपको कि जो चार्ज होता है वो किस तरीके से आता है, चार्ज की ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो ये सभी बातें हो गई इसमें। अच्छा, अब हम देखते हैं एक आता न्यूमेरिकल इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर, बेसिकली क्या है, फाइंड द चार्ज एंड करंट व्हेन 100 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फॉर 100 सेकेंड्स। तो चार्ज निकालने का तरीका मैं आपको सिखा चुका हूँ प्रीवियस में टॉपिक में, मैंने सिखाया था। Q= होता है N × E, तो Q = N × E, तो N की वैल्यू क्या होती है, बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए थे, 100 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को चार्ज कितना है, 1.6 × 10⁻⁻⁻19। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1.6 × 10⁻⁻17 कूलम। तो ये तो हो गया आपका Q। अब उसने एक और चीज़ भी पूछी है कि आपको निकालना क्या है, करंट भी निकालना है। करंट क्या होता है, Q/T होता है। ठीक है, Q की वैल्यू हमें वैल्यू मिल गई 1.6 × 10⁻⁻17। ठीक है, अपॉन में टाइम कितना है आपका 100 सेकेंड, तो जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 × 10⁻2 हो जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा तो माइनस में पावर हो जाएगी, तो उसका बेसिकली आंसर कितना आएगा, 1.6 × 10⁻⁻19 एम्पियर। ठीक है, तो जो करंट आई वो कितनी वैल्यू आई, 1.6 × 10⁻⁻19 एम्पियर, ये आपकी करंट है और ये आपका चार्ज है, टोटल चार्ज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया था ताकि आपको पता चले कि इस न्यूमेरिकल में किस तरीके से फॉर्मूले का यूज़ होगा इस टाइप के। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा इस चीज़ में। मैं इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं लूँगा इस टॉपिक में। ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा देखिए, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है बेसिकली वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग V से डिनोट करते हैं। बेसिकली ये होता क्या है, ये बेसिकली क्या है कि कोई एक पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट मान लीजिए आप इस यूनिवर्स में, मुझे किसी एक सर्टेन पॉइंट पे कोई चार्ज को लेकर आना है। मान लीजिए ये P पॉइंट है, मुझे एक पॉइंट है, कोई भी इनफाइनाइट पॉइंट है, मुझे पता नहीं कहाँ पर, बट मुझे किसी एक पॉइंट से यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव Q बेसिकली। तो मुझे पॉजिटिव Q कहाँ से कहाँ तक लेकर आना, इस इन्फिनिटी पॉइंट से इस P पॉइंट तक लेके आना है। ठीक है, अब इस इन्फिनिटी पॉइंट से इस P पॉइंट तक लाने के लिए मुझे कुछ वर्क तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम जब कोई भी चीज़ को किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्प्लेस करते हैं तो वर्क डन होता है। मैंने आपको बताया था ना कि जब हम किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर किसी बॉडी को मूव कराते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, उनके बीच में वर्क डन होता है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। उसी वर्क डन और उसी चार्ज का बेसिकली जो रेशियो होता है वही आपका क्या होता है, पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो आप डेफिनेशन पढ़ लीजिए, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला है W/Q। ऐसा यूनिट जो है वो है जूल पर कूलम, बट इसको जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था वो थे वोल्टा, इसलिए उनके नाम पर इसको रखा गया है वोल्ट। ठीक है, बेसिकली आपको मेन रूप से इसका यूज ज़्यादा करना है। ये यूनिट तो आपकी है बट इसका इतना ज़्यादा यूज़ है नहीं। ओके, तो ये तो हो गया इसके बारे में। अच्छा, अब इसी में एक और चीज़ भी एड ऑन हो जाती है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब वो कब आता है वो देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यही है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेकर आ गया मैं, मान लेते हैं इस चार्ज को, वो यहाँ से मैं इसको यहाँ तक लेकर आ गया, ये +Q चार्ज अब इस पॉइंट पर है।
जो थोड़ा मैं डायग्राम को थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझा दूँ आपको, तो आपको पता चलेगा कि कितना चेंज होता है। तो ज़्यादा चेंज नहीं होता इस पॉइंट में। ये एक पॉइंट है, ठीक है, और एक ये इनफाइनाइट पॉइंट है, नो प्रॉब्लम। ये एक पी पॉइंट है और ये कोई ए पॉइंट है, ठीक है। अब हम क्या किया, हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैं क्यू चार्ज को ले आया, प्लस क्यू चार्ज अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंच चुका है, ठीक है। मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्यू चार्ज को लेके जाना है, मतलब मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसको लेके जाना है। तो जब दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल लगता है बेसिकली वो क्या होता है, उनके टोटल पोटेंशियल, मतलब कि जो उनका टोटल पोटेंशियल लगा है इस ए पॉइंट से इन्फिनिटी पॉइंट तक, मतलब कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो वी ए है, जो ए पॉइंट तक लाने के लिए जो मान लेते हैं कि इस इनफाइनाइट पॉइंट से इस ए पॉइंट तक लाने के लिए जो पोटेंशियल लगा वो वी ए है। मान लेते हैं कि इस क्यू पॉइंट से बेसिकली इस वाले इन्फिनिटी पॉइंट से इस पी पॉइंट तक लाने में जो हमें वर्क डन बेसिकली जो हमें पोटेंशियल लगा दैट इज वी बी पी सॉरी, ठीक है। तो अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछूं कि मुझे निकालना क्या है कि मुझे इन दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल चाहिए, मतलब कितना पोटेंशियल चाहिए मुझे पी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाने में, तो आप कैसे निकालेंगे? सभी लोग क्या करेंगे, वी ए माइनस वी पी, यही करेंगे आप लोग, जी हाँ। तो ये क्या है बेसिकली डिफरेंस है किस किस पॉइंट का, इस वी ए का टोटल पोटेंशियल का और इस वी पी के टोटल पोटेंशियल का जो डिफरेंस आया है बेसिकली वही क्या होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्या होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। और उसको नोट कैसे करते हैं, देखिए जो फाइनल पॉइंट है बेसिकली जिस पॉइंट से लेकर आ रहे हैं जिस पॉइंट तक, ठीक है, जो फाइनल पॉइंट है वो पीछे लिखा जाता है, जो इनिशियल पॉइंट है वो आगे लिखा जाता है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं वी पी ए, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला पता चलेगा कि वी पी ए कैसे निकालेंगे, वी ए में से वी पी को माइनस कर दीजिए, आपको वी पी ए मिल जाएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट डेफिनेशन में आप क्या लिखेंगे, डेफिनेशन में आप ये नहीं लिख सकते कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, नहीं। अब यहाँ इन्फिनिटी से तो ए पॉइंट तक नहीं आ रहा है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली इन्फिनिटी तो अब है ही नहीं इन्वॉल्व यहाँ पर। अब क्या इन्वॉल्व है, दो पॉइंट्स इन्वॉल्व है, तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम भी यहाँ से हटा दीजिए आप, आपको लिखना है अक्रॉस टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में जो बेसिकली हमें पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ा, बेसिकली दो पॉइंट्स के बीच में कोई भी दो पॉइंट ए और पी हो सकते, कोई भी दो पॉइंट मान लीजिए, उनके बीच में लाने के लिए जो जितना भी हमें बेसिकली पोटेंशियल खर्च करना पड़ रहा है, बेसिकली वही जो डिफरेंस है बेसिकली टोटल पोटेंशियल का, वो वही जो होता है वो क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो उसकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या हो जाएगी कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज अक्रॉस टू पॉइंट्स इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और इसको डिनोट मैंने आपको बताया किस तरीके से करते हैं, ठीक है। ये किस तरीके से डिनोट होता है, डिनोट किस तरीके से किया जाता है बताइएगा मुझे। आप इसको वी इनिशियल फाइनल ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, सॉरी वी इनिशियल फाइनल लिखा ना, ओके, वी इनिशियल फाइनल, ओके, वी इनिशियल या फाइनल ऐसे लिख सकते हैं, V12 भी लिख सकते हैं आप इसको, V12 में लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच का, ओके। अच्छा ये बात समझ में आ गई आपको। तो फॉर्मूला यहाँ कर जाएगा VAB इक्वल टू WAB। आप पूछेंगे WAB क्यों लिखा, अच्छा ऑब्वियस ही बात है कि जब आप इस इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाएंगे तो जो VP जो आपका पोटेंशियल लगा है यहाँ वर्क डन भी तो सर्टेन होगा, सर्टेन कितना यहाँ पर Q तो कांस्टेंट रहेगा बट जो वर्क होगा इस पॉइंट पे तो वो तो VP होगा, W भी होगा, WP, और इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा वो WA होगा, ठीक है, WA होगा वर्क डन, ठीक है। तो आप इसको ऐसे रख सकते हैं कि BPA इक्वल टू WPA अपॉन क्यू, क्योंकि चार्ज तो वही रहा है, चार्ज यहाँ पर भी प्लस क्यू था, यहाँ पर ही प्लस क्यू है, यहाँ पर ही प्लस क्यू होगा, चार्ज में कोई डिफरेंस नहीं है, चार्ज तो क्यू ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। पर प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है कि यहाँ वर्क डन BP था, WP था, यहाँ पर WA हो गया, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो मैं इसका एक फॉर्मूला और बना देता हूँ कि VA माइनस BP, क्योंकि ये VPA को आप ऐसे लिख सकते हैं, W में भी चेंज कीजिए, WA माइनस WP अपॉन में Q। तो एक ये फॉर्मूला आ गया आपका, और ठीक है, कब आ गया, जब आपको VA का पोटेंशियल मतलब कि एक इन्फिनिटी पॉइंट से ए पॉइंट तक का, फिर एक इन्फिनिटी पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का दिया हो, ठीक है, और फिर उनका वर्क डन का भी डिफरेंस दिया हो, तो आप इस तरीके से उसको करिए, और चार्ज आपको जो भी था वो तो थ्रू आउट द
प्रोसेस क्या रहेगा, सेम रहेगा, इसलिए उसको आप क्यू लेकर के चल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला भी आपका वैलिड है। आपको ये कब लगाना है, जब आपको ऐसी कोई कंडीशन दी हो जहाँ पर आपको 2 वर्क डन दिए हों, 2 पोटेंशियल दिए हों, ठीक है, और अगर आपको बेसिकली उनका पोटेंशियल डिफरेंस दिया है और वर्क का भी उनका बेसिकली डिफरेंस दिया गया है, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, वरना आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम है इसकी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट तो अगर आपको समझ में आ गया तो फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जो इसकी एसआई यूनिट है बेसिकली वो सेम ही रहती है, बोल्ट यही है क्योंकि, ठीक है, और इसकी एसआई यूनिट भी जूल पर कूलाम ही होती है, और आप बोल्ट लिखते हैं क्योंकि वोल्ट के नाम पर इस यूनिट का नाम दिया गया है, ठीक है। मेनली इस चीज़ का यूज होता है। ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी कंप्लीट। बट अब मैं आपसे अगर एक चीज़ पूछता हूँ कि ये पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली हमें कहाँ देखने को मिलेगा। एक तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिंबल किस चीज़ का है, बेसिकली ये सेल का सिंबल है। ये किस चीज़ का सिंबल है, बेसिकली ये बैटरी का सिंबल है, ठीक है। ये जो बैटरी और सेल्स हैं बेसिकली वो क्या करते हैं, वो किसी भी अप्लायंसेस को क्या प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली एक पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं बेसिकली, क्योंकि ये 1 पॉइंट 2 पॉइंट 2 पॉइंट के बीच का है ना, इसलिए ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस PA भी लिख लो उसको, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये बात याद रखनी है कि किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस में जो बेसिकली पोटेंशियल को बैलेंस करने का काम जो भी करते हैं वो क्या करते हैं, सेल या बैटरीज करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गई। एंड 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, ये बहुत पूछा जाता है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि बच्चों को ये कॉन्सेप्ट अगर पता है कि डिफरेंस और पोटेंशियल में क्या अंतर है तो आप इसको भी बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 1 वोल्ट पोटेंशियल कब होगा, ठीक है, जब 1 जूल वर्क डन हो, 1 जूल क्या हो, वर्क डन, ठीक है, और क्या हो, 1 कूलाम चार्ज हो, चार्ज की वैल्यू भी 1 कूलाम होनी चाहिए, वर्क डन की वैल्यू भी 1 जूल होनी चाहिए। बट यह एक कंडीशन है, क्योंकि दोनों का केस तो एक सेम चलेगा ना, यहाँ पर भी 1 जूल वर्क डन होना चाहिए, यहाँ पर भी 1 कूलाम चार्ज होना चाहिए। बट बच्चे को प्रॉब्लम किस चीज़ में आती है, या बेसिकली टीचर क्या पूछता है कि डिफरेंस क्या है दोनों में। डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हम इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक लेके आते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका VA। बट यहाँ पर हम इन्फिनिटी से इस एक A पॉइंट तक लेके नहीं आते हैं, इस इन्फिनिटी से हम इस P पॉइंट तक भी लेके जाते हैं, ठीक है, सॉरी इस P पॉइंट तक लेके नहीं आते, केवल इस A पॉइंट तक भी लेके जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस दोनों में अंतर क्या है कि ये क्या है आपका, ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VP माइनस VA, ठीक है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस ओनली फ्रॉम इन्फिनिटी टू A पॉइंट या P पॉइंट बेसिकली, ठीक है। तो बस यही अंतर है। अगर आप इसका डायग्राम बनाते हैं और उसको आप लिखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि व्हेन द अमाउंट ऑफ वर्क डन, व्हेन द 1 जूल वर्क इज डन टू ब्रिंग 1 कूलाम चार्ज, ठीक है, 1 कूलाम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू A पॉइंट। यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ डेफिनेशन यहाँ तक तो सेम रहेगी, बट इसमें क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी के बाद चेंज हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा अक्रॉस 2 पॉइंट्स। आप पॉइंट्स के नेम भी मेंशन कर सकते हैं कि P to A हो सकता है, या जो भी आपको मेंशन करना वो भी आप कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर इस पॉइंट पे ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी कि 1 जूल वर्क इज डन टू ब्रिंग द 1 कूलाम चार्ज अक्रॉस द 2 पॉइंट्स। तो आपका हो जाएगा 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा फिर, ठीक है, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। लेकिन वही मैंने बोल दिया कि 1 जूल वर्क इज डन टू ब्रिंग 1 कूलाम फ्रॉम इन्फिनिटी टू A पॉइंट, तो फिर वो हो जाएगा 1 वोल्ट पोटेंशियल ओनली। बात को समझिए अभी आप, डिफरेंस अलग बात है, पोटेंशियल अलग बात है, ठीक है। तो बेसिकली आपको समझ में आ रही होगी बात कि पोटेंशियल कहाँ पर आता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पर आता है, ठीक है, और आप कैसे उसको डिफाइन करेंगे। अच्छा ठीक है, चलिए ये बात आपकी स्क्रीन पर देखिए, 2 क्वेश्चन लिखे हुए। पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलाम फ्रॉम इन्फिनिटी टू A पॉइंट, द पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली द पोटेंशियल इज 20 वोल्ट, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन तो बहुत ईजी कि आपको बेसिकली V की वैल्यू गिवन है 20 वोल्ट, ठीक है, और आपको Q की वैल्यू भी गिवन है 2 कूलाम, ठीक है। तो सीधा फॉर्मूला लगाना है आपको वर्क डन निकालने के, W इक्वल्स टू V इंटू क्यू। अब ये कहाँ से आया, पता है आपको कि जो वर्क डन होता है दैट इज व्हाट, सॉरी आपको पता है कि जो पोटेंशियल इज इक्वल्स टू होता है W अपॉन Q। तो इसके थ्रू हम इसको यहाँ भेज देंगे तो यहाँ हो जाएगा W इंटू क्यू। अच्छा तो क्या हो जाएगा, देखो वर्क डन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 इंटू 2, तो वर्क डन इज 40 और वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, तो 40 जूल इसका आंसर हो गया। ये तो बहुत ईजी था,
ठीक है। अब जो सेकंड क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल, थोड़ा सा अच्छा है। देखिए क्या बोला उसने, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है और इसको चाहो तो अब एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है ये, ठीक है। तो हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। अब उसने ये बोला है, देखो एक बैटरी है जो 6 वोल्ट की बैटरी है, बेसिकली इसका पोटेंशियल कितना हो गया 6 वोल्ट, ठीक है। अच्छा, उसने बोला हर एक कूलाम को कितनी एनर्जी देगा ये, मतलब एक कूलाम चार्ज अगर फ्लो होगा तो उसको ये 6 वोल्ट की बैटरी कितना वर्क डन देगी, मतलब कितना एनर्जी देगी जिससे ये वर्क करेगा। जितनी एनर्जी देगी उतना ही वर्क डन तो वो करेगा, ये तो बात ऑब्वियस है। तो कितना वो वर्क डन करेगा, इसके लिए वो कितना एनर्जी देगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, आपको पता है कि ईच कूलाम का मतलब क्या होगा, मैं कह सकता हूं कि जो क्यू की वैल्यू वो 1 कूलाम होगी। ईच कूलाम का मतलब क्या, हर एक कूलाम पे हर एक कूलाम को 1 कूलाम लिख सकते हैं, ठीक है। आपको वर्क डन निकालना है। वर्क डन मैंने अभी यार बताया, प्रीवियस फॉर्मूला क्या था, V इंटू क्यू। तो वर्क डन कितना हो गया 6 इंटू 1, मतलब कि 6 जूल जो होगा वो वर्क डन होगा, ठीक है। तो एनर्जी भी कितनी दी जाएगी 6 जूल की, क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला कि जो एनर्जी होती है वो वर्क डन के बराबर होती है। तो जब इसको 6 जूल की एनर्जी मिलेगी तभी तो ये 6 जूल का वर्क करेगा, ठीक है। अच्छा, और एनर्जी यहाँ पर कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, ये मान के चलते हैं। तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो 6 जूल का करना पड़ेगा उसको, तो इसके लिए उसको 6 जूल की एनर्जी मिलेगी। तो अगर हम बात करें एनर्जी की तो कितने जाएगी एनर्जी, इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू 6 जूल, ठीक है। ये आपका एनर्जी हो गया, ठीक है। हमने आगे बात आपको तो अभी तक अपन लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। अब हमें बेसिकली रिलेशनशिप पढ़ना है करंट का और पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है। तो वो रिलेशनशिप हमें मिलेगा ओम्स लॉ के द्वारा। बेसिकली जो ओम्स लॉ है बेसिकली वो सर ओम्स ने दिया था, ठीक है। सर ओम्स ने ये ओम्स लॉ दिया था जिसमें क्या कहा था उन्होंने कि बेसिकली ये क्या बताता है आपको, रिलेशनशिप बताता है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का, ठीक है। अब क्या बताया था वो देखते हैं। इट स्टेट दैट व्हेन ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंडक्टर लाइक लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, देन पोटेंशियल डिफरेंस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब सारी फिजिकल क्वांटिटीज़, जैसे कि मैं कह दूं कि जो मैं बोल दिया कि एक कंडक्टर है जिसके अगल बगल वायर लगी हुई है, मतलब जिसके अगल बगल मैंने वायर को कनेक्ट करके रखा है, ठीक है। तो उसका मैंने सब कुछ कांस्टेंट रखा है, एक वायर है, ठीक है, या कंडक्टर है कोई भी, उसके साथ मैंने क्या किया, उसकी लेंथ को मैंने कांस्टेंट रखा, मतलब मैं उसकी लेंथ को बढ़ा नहीं रहा ना घटा रहा, ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज कर रहा हूँ, ना ही मैंने रूम के टेम्परेचर को बढ़ाया या घटाया है, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा, अगर मैं लगातार रूप से उसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाता जाऊं, लगातार जब भी मैं उसके पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाता जाऊंगा, ठीक है, मैं उसको एक उससे कनेक्ट करके रखा, मान लेते हैं हम कि मैंने उसको एक इलेक्ट्रिक करंट के किसी सोर्स से कनेक्ट करके रखा है। तो जब तक मैं उस V को बढ़ाता रहूँगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जब तक मैं उस पर बढ़ाता रहूँगा तब तक आपकी करंट बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती ही रहेगी, ठीक है। और जब तक मैं पोटेंशियल डिफरेंस घटाता रहूँगा तब तक करंट घटती रहेगी। कब तक घटेगी और कब तक बढ़ेगी, जब तक ये सभी क्वांटिटीज़ जो हैं वो कांस्टेंट है। और कैसी बढ़ेंगी घटेंगी, बिल्कुल एक फिक्स्ड रेशियो में बढ़ेंगी या घटेंगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि मैंने 2 वोल्ट का पोटेंशियल दिया तो यहाँ पर 10 वोल्ट हो गया, और मैंने फिर जैसे ही 4 वोल्ट का दिया तो यहाँ मान लो 8 वोल्ट का ही बढ़ा। ऐसा नहीं होगा, कॉन्स्टेंटली एक ही रेशियो में बढ़ेंगी, ठीक है। जैसे मैंने बोला 2 पे 10 बढ़ा था, तो जब मैं 4 करूँगा तो यहाँ पर 20 बढ़ेगा, कॉन्स्टेंटली एक फिक्स्ड रेशियो में बढ़ेगा, ठीक है। तो वही बेसिकली आपका प्रोपोर्शनल साइन यही दिखाता है कि जो इन दोनों का रेशियो है वो फिक्स्ड है, ठीक है, वो एक फिक्स्ड रेशियो में बढ़ रहे हैं। और बेसिकली अगर हम बात करें, इन दोनों की प्रोपोर्शनलिटी साइन आ गया यहाँ पर। अब आपको पता है जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन आता है तो हम क्या करते हैं, उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। रिमूव कैसे होगा, ये रिमूव होगा बाई टेकिंग एन कांस्टेंट। और मैंने क्या कांस्टेंट लिया है यहाँ पर, आर क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। अब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या होता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट वो होता है जब हम कभी 2 क्वांटिटीज़ को बराबर रखना हो तो हम एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लेते हैं, एक कांस्टेंट टर्म लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आर कांस्टेंट लिया है, जैसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, ठीक है। इसका एक मैंने नाम दे दिया रेजिस्टेंस ऑफ वायर, जो क्या है बेसिकली कुछ भी नहीं है। बेसिकली रेजिस्टेंस ऑफ वायर क्या होता है, बेसिकली इन दोनों का बेसिकली यहाँ से देखने को मिल रहा है कि आर जो है वो क्या है, V और I का एक रेशियो है, ठीक है। बट एक्चुअली रेजिस्टेंस होता क्या है वो हम बताएंगे अभी, ठीक है। देखिए टॉपिक का नाम क्या है,
टॉपिक का नाम है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस बेसिकली होता क्या है, ठीक है। एक तो है इसकी फॉर्मूला बेस्ड डेफिनेशन और एक है इसकी रियल और इसकी प्रॉपर्टी बेस्ड डेफिनेशन। इसकी प्रॉपर्टी है क्या, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट अक्रॉस द कंडक्टर। उस कंडक्टर के अक्रॉस में जो करंट का फ्लो है उसको रोकने का काम या रोकने का प्रयास कौन करता है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हिंदी में प्रतिरोध भी बोलते हैं। प्रतिरोध का मतलब ही होता है किसी भी चीज़ का विरोध करना, ठीक है। अब प्रतिरोध यहाँ पर करंट के लिए है तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि यहाँ पर किसका अपोज हो रहा है, करंट का अपोज हो रहा है, करंट को रोकने की कोशिश कर रहा है वो, ठीक है। किसके अंदर से जाने से, कंडक्टर के आस पार या आर पार निकलने के लिए कौन रोक रहा है, बेसिकली करंट को रोकने का काम कौन कर रहा है, रेजिस्टेंस कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब बात करें, इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। ये तो बहुत ईजी है क्योंकि मैंने आपको भी फॉर्मूला बताया था कि रेजिस्टेंस इक्वल्स टू वी अपॉन आई होता है, तो उसके थ्रू आप ये तो ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि ये बेसिकली क्या है, रेशियो है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी एसआई यूनिट की तो आपको पता है कि इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम है ओम, ठीक है। तो इसलिए इनके ऑनर्स में इसका नाम रखा गया है ओम, ठीक है। ओम का सिंबल ये वाला है, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम बेसिकली इसकी एक और यूनिट भी आप लिख सकते हैं चाहें तो, वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है। बट इसका इतना ज़्यादा यूज़ है नहीं, मेन आपको इससे मतलब है। अच्छा, ये बात तो हो गई इसकी यूनिट की। अच्छा, अब अगर हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, क्वेश्चन मैंने हमें लिख के रखा है, डिफाइन 1 ओम रेजिस्टेंस। 1 ओम रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है, डिफाइन 1 ओम रेजिस्टेंस। तो व्हेन वोल्टेज इक्वल टू 1 वोल्ट, करंट इक्वल टू 1 एम्पियर, देन द रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट पर एम्पियर, और इसी को हम बोल सकते हैं 1 ओम, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, स्कूल्स में भी पूछे जाते हैं, और बोर्ड में तो बेसिकली इस टाइप के ज़्यादा नहीं पूछे जाते, बट यहाँ पर स्कूल्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप इसको भी नोट कर लीजिए अपने पास में। चलिए, तो ये तो हो गया डिस्कशन अबाउट रेजिस्टेंस। अब हम बात करते हैं वी आई ग्राफ की। तो चलिए शुरू करते हैं। V वर्सेस आई ग्राफ। V वर्सेस आई ग्राफ क्या होता है, बेसिकली ये दिखाता है कि V का रिलेशनशिप I के साथ में कैसा है ग्राफिकली। मैथमेटिकली तो हम देख ही चुके हैं कि V का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, बट ग्राफिकली कैसे देखेंगे। ग्राफिकली क्या होता है कि जो V और I का ग्राफ बनता है उसमें जो V होता है बेसिकली वो एक्स एक्सिस पे होता है, और जो I होता है वो वाई एक्सिस पे होता है। I जो था वो वाई एक्सिस पे होता है और V आपका एक्सिस पे, ये बात तो ठीक है। अब आती है दूसरी बात। दूसरी बात ये है कि जब दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी में क्या होता है, हमेशा जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या पॉजिटिव है, इसलिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है। चलिए दूसरी बात देखते हैं। दूसरी बात ये है कि मान लीजिए मैंने मान लिया कि एक स्ट्रेट लाइन है, उस लाइन में मैंने 2-3 पॉइंट मान लिए, तो वो 2-3 क्या बताएंगे, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू बताएंगे। एक यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, एक यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, और एक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी स्पेसिफिकली। तो निकाल लेते हैं तीनों पॉइंट्स पर। देखिए मैंने मान लिया पहला पॉइंट जो V1 है और इसका I करंट कितना है, I1 है, तो रेजिस्टेंस R1 कितना होगा, V1 अपॉन I1। इस तरीके से रेजिस्टेंस ऑफ 2 सेकंड पॉइंट पे क्या होगा, V2 अपॉन I2। R3 कितना होगा, V3 अपॉन I3। अब मुझे मान लो निकालना हो इसी ग्राफ के थ्रू, मैंने बोल दिया किसी कंडक्टर का आपको ग्राफ गिवन है कि इस तरीके से स्टडी कर रहा है, तो अब मैं आपसे पूछ लेता हूं कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, नेट रेजिस्टेंस। तो नेट रेजिस्टेंस या कैसे मीन रेजिस्टेंस या बोल देते हैं आपसे रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो हम अब इन तीन वैल्यू में से कौन सा कंसिडर करें, R1 को लें कि R2 को लें कि R3 को लें। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप उसका मीन निकाल लीजिए। मीन से क्या होता है कि जो वैल्यू मिलेगी वो बेसिकली पूरे ग्राफ के लिए हर जगह ट्रू होगी, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, R1 की वैल्यू निकाल चुके हैं, R2 की निकाल चुके हैं, R3 की निकाल चुके हैं, मीन निकालने लिया करते तीनों को ऐड कीजिए, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अब 3 थे तो 3 ही नीचे आएगा, ठीक है। ये तो मीन निकालता आप जानते ही हैं। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 अपॉन 3। अगर 5 ऑब्जर्वेशन होती तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 अपॉन 5 हो जाता, ठीक है। तो वो एडजस्ट करना है आपको, मीन तो आपको निकालना आता ही होगा। इसी बेस पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है बगल में, आप देख सकते हैं साइड में, ठीक है, जो क्या है कि बेसिकली फाइंड द रेजिस्टेंस फ्रॉम द गिवन VI ग्राफ। ये बेसिकली NCERT का क्वेश्चन है, मैंने इसका ग्राफ बना के रखा है, उसमें आपको ग्राफ भी बनाना पड़ेगा और आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब आपको इसमें केवल क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, आपको ग्राफ मैंने आपको पहले से बना के रखा है, ठीक है। अब थोड़ा देख रहे हो ग्राफ थोड़ा सा अलग सा लग रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है, बट वो थोड़ा सा क्या है कि वैल्यूज थोड़ी पॉइंट में, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है ग्राफ। बट एनीवेज अगर हम बात करें तो वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि VI का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही जाता है। अच्छा, लेकिन अगर हम बात करें इसमें कि उसने क्या बोला है कि आपको क्या निकाला, रेजिस्टेंस निकाला। रेजिस्टेंस के लिए मैंने आपको क्या बताया था, रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, हमें निकालना है R मीन, ठीक है। R मीन कैसे निकालेंगे, हमें निकालना पड़ेगा R1, फिर निकालना पड़ेगा R2, फिर R3, फिर R4, फिर R5, और फिर उनका करना पड़ेगा 5 से डिवाइड, यही तो होगा, तभी तो R मीन निकलेगा। तो पहले R1 निकाल लूँ। देखो V यहाँ पर मान लेते हैं ये R1 पॉइंट है, ये R2 पॉइंट है, ये R3 पॉइंट है,
ये R4 पॉइंट है और ये R5 पॉइंट है। R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए इसकी V कितनी है 1.6, इसकी I कितनी है 0.5, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 5 3 या 15.2, तो 3.2 ओम। R2 की वैल्यू कितनी होगी, देखिए 3.4/1, तो हो जाएगा डायरेक्टली 3.4 ओम हो जाएगा। R3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6.7/2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.35 ओम। ठीक है, R4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए अब इन दोनों का निकालेंगे रेशियो, 10.2/3, तो 3 3 जा 9 10 और 3 4 जा 12 ओम। ठीक है, 3 3 जा 9 1, तो 1 इसके साथ में 3 4 जा 12। R5 कितना हो जाएगा, R5 हो जाएगा 13.2/4.0, इसकी वैल्यू कितनी जाएगी 4 3 जा 12 12 1 4 3 जा 12। ठीक है, 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12, 3.3 ओम। ठीक है, अच्छा अब निकालते हैं इसका मीन। अब मीन कैसे निकालते हैं, आप सभी को पता है मीन कैसे निकालेंगे, R1 + R2 + R3 + R4 + R5। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आएगी बेसिकली R1 + R2 + R3 + R4 + R5 की जो वैल्यू आती है, ठीक है, वो मैंने पहले से निकाल के रखी है। ठीक है, वो कितनी आती है आपकी, वो आपकी वैल्यू कितनी है आपकी, जब इनका सम करेंगे तो बेसिकली जो वैल्यू आएगी दैट इज हाउ मच 16.65। ठीक है, अच्छा और इसका डिवाइड मान 5 से कर दीजिए। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, मैंने तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू रख दी है 16.65 आएगी। जब डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 3.33 ओम। ठीक है, ये आपका आर मीन की वैल्यू हो गई। ठीक है, इस तरीके से कोई भी ग्राफिकल क्वेश्चन हो, अगर आपसे उसमें पूछ ले कि आपको ग्राफ बना के दे दे, आपसे बोल दे कि आपको निकालना है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, उसका मीन निकालना है। मीन कैसे मीन निकालने से पहले आपको उन सब का इंडिविजुअल रेजिस्टेंस निकालना है और फिर आपको उनका मीन निकाल देना है, बस इतना ही करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, थैंक यू।